हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और बच्चों, आज हमारा डिसोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज हमें लास्ट डिसोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स करने हैं। जर्नल के बाद डिसोल्यूशन चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। आपके सारे बड़े वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें हमने बनाया है, और आज क्या कंप्लीट हो जाएगा हमारा जर्नल। चलिए देखो बच्चों, जर्नल शुरू करने से पहले मैं जर्नल का आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के अंदर हम कुछ डिसोल्यूशन में हम कुछ डील करते हैं पार्टनर्स के साथ। मतलब जब भी फर्म डिसॉल्व हो रही होती है तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो होते हैं फर्म के हैं, लेकिन पेड कर देता है पार्टनर। या फिर कभी कभार क्या होता है कि पार्टनर का ही खर्चा पेड कर देती है फर्म। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हम दो चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे पेड बाय, जर्नल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ डिसोल्यूशन में। ठीक है, तो एक्सपेंसेस पेड बाय और एक्सपेंसेस बियर बाय। अब ये पेड बाय और बियर बाय में डिफरेंस क्या है कि एक्सपेंसेस पे किसने की, और बियर बाय का मतलब कि एक्सपेंसेस थी किसकी, मतलब खर्चा था किसका, पे किसने किया। इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिसोल्यूशन की मेन जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो बंदे लेंगे हम, एक लेंगे फर्म और एक लेंगे पार्टनर। क्लियर है। तो सबसे पहला जो केस है, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड बियर बाय फर्म। इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा जो था वो पे भी किसने किया, फर्म ने, और वो खर्चा बियर भी किसने करना था, फर्म ने ही। मतलब खर्चा था भी फर्म का और पे भी किसने किया, फर्म ने। यानी कि फर्म का खर्चा फर्म ने खुद पे किया। तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। इसकी जर्नल एंट्री होगी, एक बात बताओ, फर्म अगर एक्सपेंसेस पे करती है डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस क्या है, एक लॉस। और डिसोल्यूशन के टाइम पे मैंने आपको बताया है सारे के सारे खर्चे कहाँ से पे होते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो रियलाइजेशन क्या हो जाता है, डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। क्लियर है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एंट्री करवाई भी हुई है। फर्म का एक्सपेंस अगर फर्म पे करती है तो उसकी जर्नल। सेकंड कह रहा है एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। कह रहा है एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म, खर्चा किसका था, फर्म का था, लेकिन पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। अरे बताओ, फर्म का खर्चा पे कौन कर रहा है, पार्टनर। अब फर्म का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर ने किसी चीज़ का वो गारंटी नहीं रखी मैं पे करूँगा, नहीं। फर्म का खर्चा है, फर्म को ही पे करना चाहिए, लेकिन किसने पे कर दिया, पे कर दिया है पार्टनर ने। तो अब फर्म किसको पे बैक करेगी, फर्म पे बैक करेगी पार्टनर को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो फर्म अब कर देगी पार्टनर को पे। तो भैया फर्म का तो खर्चा होगा ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि फर्म जो है वो किसको पे बैक कर रही है, पार्टनर को। तो फर्म का खर्चा बढ़ा, फर्म का एक्सपेंस यानी डेबिट टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इसकी थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में कह रहा है एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर एंड पेड बाय, एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। कह रहा है एक्सपेंसेस जो थी वो बियर किसने की है, पार्टनर ने, और पे किसने कर दी है, फर्म ने। यानी कि खर्चा किसका था, पार्टनर का, लेकिन वो पार्टनर का खर्चा पे किसने कर दिया, फर्म ने। अब यहाँ पे जो इसकी एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। पहली बात तो आप मुझे एक बात बताओ कि रियलाइजेशन अकाउंट इस एंट्री के अंदर आएगा या नहीं आएगा, बताओ। पहली बात तो, अब जो मैं एक वर्ड बोलने जा रहा हूँ, जो अब मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन अकाउंट तभी डेबिट होता है जब फर्म का खुद का पर्सनल खर्चा हो।
ध्यान से सुनना ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट तभी डेबिट होता है जब फर्म का खुद का कोई पर्सनल एक्सपेंस हो, और रियलाइजेशन अकाउंट तभी क्रेडिट होता है जब फर्म की कोई पर्सनल इनकम हो। मतलब फर्म की अपनी इनकम होगी तभी रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, फर्म का अपना खर्चा होगा तभी रियलाइजेशन डेबिट होगा। अगर फर्म की ना तो अपनी इनकम है और अगर फर्म का ना ही अपना कोई खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट किसी भी एंट्री में नहीं आएगा, ये वर्ड याद रखना। अब जैसे मैंने आपको ऊपर की 2 एंट्रीज बताई हैं, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बियर बाय फर्म, मतलब खर्चा था भी फर्म का, पे भी किसने किया, फर्म ने। इसलिए क्या हमने लिखा यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म, खर्चा किसका था, फर्म का था, पे कर दिया पार्टनर ने, लेकिन खर्चा था किसका, फर्म का था ना, तो हमने रियलाइजेशन को दोबारा क्या किया, डेबिट। अब इस एंट्री में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर, कह रहे खर्चा है पार्टनर का लेकिन फर्म ने अपने बैंक अकाउंट से पे कर दिया। फर्म ने अगर अपने बैंक अकाउंट से पार्टनर का खर्चा पे किया तो बताओ फर्म को क्या करना चाहिए, अब जो खर्चा पे किया वो पार्टनर के कैपिटल में से निकाल लेना चाहिए। तो कहने की ये बात है कि यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फर्म ने पार्टनर का एक्सपेंस पे किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट 2। अब 2 में सवाल उठता है कि चलो पार्टनर की कैपिटल को तो हमने डिक्रीज कर दिया क्योंकि हमने पार्टनर की कैपिटल से उस खर्चे को ले लिया। अब यहाँ पर 2 में क्या आना चाहिए यहाँ पे कुछ बच्चे 2 में रियलाइजेशन डालेंगे, गलत है। मैंने क्या कहा था, रियलाइजेशन क्रेडिट जब होता है जब फर्म की इनकम हो। यहाँ पे फर्म की इनकम नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फर्म की इनकम हो तो रही है, वो पार्टनर से पैसे ले रहा है। नहीं भाई, वो पार्टनर से पैसे नहीं ले रहा, पहले फर्म ने पार्टनर का खर्चा पे किया है, उस खर्चे के वो जो खर्चा पे किया है वही खर्चा उसकी कैपिटल में से कम किया जा रहा है। तो फर्म की इनकम कहाँ हुई, ये तो वो वाली बात हो गई कि एक हाथ दे और एक हाथ ले, कि मैंने तुम्हें 50,000 दिए और वही 50,000 मैंने अपने तुमसे वापस ले लिए, तो कोई इनकम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं आ सकता क्योंकि फर्म की इनकम नहीं है, फर्म का लॉस नहीं है। तो सर आप ही बता दो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 बैंक या फिर कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म ने पे किया है। तो फर्म ने जब पे किया होगा पार्टनर का खर्चा, पार्टनर की कैपिटल को उतने अमाउंट से कम कर दिया, लेकिन साथ ही साथ फर्म ने वो खर्चा दिया तो था, पैसों में दिया था, तो फर्म की एसेट क्या हुई थी, कम हुई थी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट सबसे ज़्यादा एंट्रीज इसी पॉइंट पे पूछी जाती हैं, एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। कह रहा एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। एक्सपेंस खर्चा था भी किसका, पार्टनर का, पे भी किसने कर दिया, पार्टनर ने। यहाँ पे दूर दूर तक फर्म का नाम दिख रहा है तुम्हें, नहीं, तो फर्म का खर्चा ही नहीं है, फर्म ने पे ही नहीं किया, तो फर्म उसकी एंट्री भी क्यों करेगा। फर्म कह रहे जब मेरा एक्सपेंस नहीं, मेरी इनकम नहीं, मैंने पैसा नहीं दिया, मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अगर जर्नल एंट्री में कभी भी बोल दिया कि एक्सपेंसेस बियर बाय एक्स एंड पेड बाय एक्स यानी कि पार्टनर, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, नो एंट्री। क्लियर है, तो नो एंट्री करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक्सपेंसेस बियर बाय वन पार्टनर से एक्स, एक खर्चा था एक्स का एक पार्टनर का एंड पेड बाय अनदर, और उसका खर्चा पे कर दिया दूसरे पार्टनर ने। अब एक्स का खर्चा था वाई ने पे कर दिया, फर्म तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं, है ना। तो अब इन्हें आपस में ही इस चीज़ को निपटाना होगा भाई। वाई ने कहा कि भैया तेरा खर्चा एक्स मैंने पे कर दिया, एक्स ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अगर आपने पे किया तो आप मेरे कैपिटल में से उतना पैसा निकाल लो। तो एक्स ने अपनी कैपिटल में से उतना पैसा निकाल दिया, यानी कि एक्स ने अपनी कैपिटल को कम किया और ये पैसा उसने किसको दे दिया, वाई को दे दिया, क्योंकि वाई ने एक्स का एक्सपेंस पे किया था। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आपको बताया, अभी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया। अब इसी के ऊपर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट है आपका, कह रहे व्हेन लायबिलिटीज सेट ऑफ अगेंस्ट एसेट्स। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम अपनी, ये डिसोल्यूशन के वक्त की ही बात करो, सारे की सारी एंट्रीज डिसोल्यूशन के टाइम पे ही है। ये कह रहे हमने हमारी लायबिलिटीज़ को हमने सेट ऑफ कर दिया अपनी एसेट्स के साथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भैया जिससे मैंने उधार लिया था, मैंने मतलब फर्म ने जिससे उधार लिया था, फर्म अब उसको पैसा ना देकर फर्म उसको क्या दे रही है, अपनी एसेट दे रही है। तो उस केस में क्या करना चाहिए हमें, जैसे यहाँ पे लिखा है
क्रेडिटर्स वर्थ ₹50,000 टुक ओवर फर्नीचर ₹50,000। अब यहाँ पे अगर इसकी मैं एंट्री बताऊँ आपको, इसकी अगर जर्नल एंट्री बताऊँ तो जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी? नो एंट्री। एंट्री ही नहीं होती। सर एंट्री क्यों नहीं होती? खुद सोचो यार। मैंने एक बंदे को 50,000 रुपये देने थे, डेट इज़ माई क्रेडिटर, ठीक है। मैंने अपने क्रेडिटर को 50,000 रुपये देने थे। अब मेरे पास, मैंने उसे 50,000 रुपये ना देकर मैंने उसको अपना 50,000 रुपये का एक फर्नीचर दे दिया। 50,000 रुपये ना देकर मैंने उसको क्या दे दिया? 50,000 रुपये का फर्नीचर दे दिया। तो एक बात बताओ, क्या मेरी जेब से 50,000 रुपये कैश में गए? नहीं। क्या मेरी जेब में 50,000 रुपये कैश में आए? नहीं। तो एंट्री क्या हुई? सेट ऑफ एंट्री। ना आए पैसे ना गए पैसे, बस आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ कर दिया। जिसको पैसे देने थे उसको मैंने उठा के फर्नीचर दे दिया। ना तो मेरे पास फर्नीचर जाने पे पैसा आया, ना ही क्रेडिटर को फर्नीचर देने पर पैसा गया। तो कभी भी याद रखना, अगर आप अपनी एसेट्स को अपनी लायबिलिटीज़ को सेटअप करते हो एसेट्स के साथ, तो उस एंट्री की क्या हो जाती है बच्चों? नो एंट्री। अगर यही चीज़ आप रियलाइजेशन अकाउंट में करते तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी ये नो एंट्री ही होगी। आपने रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ बनाया होगा तो क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र किया होगा कहाँ पर बच्चों? क्रेडिट साइड में, और फर्नीचर को ट्रांसफ़र किया होगा डेबिट साइड में। और अगर ये वर्ड लिखा हुआ आ गया एडजस्टमेंट में, ये वाली चीज़, तो आप क्या करेंगे रियलाइजेशन में? नो एंट्री। कोई भी एंट्री मत करना, ठीक है। रियलाइजेशन में कोई एंट्री मत लिखना। अगर आप लिख दोगे तो आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। ना क्रेडिटर्स को हाथ लगाना, ना ही फर्नीचर को, बस ट्रांसफ़र करके छोड़ देना। क्लियर है? अब और भी इसके एक दो पॉइंट्स हैं। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आ सकती है। कह रहे क्रेडिटर्स वर्थ ₹50,000 टुक ओवर फर्नीचर ₹45,000 इन फुल सेटलमेंट। हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो 50,000 रुपये के जो क्रेडिटर्स थे वो हमारा फर्नीचर ले गए 45,000 रुपये का, वो भी फुल सेटलमेंट में। ये वाला वर्ड फुल सेटलमेंट 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मतलब डिस्काउंट। मतलब 50,000 का क्रेडिटर था, ठीक है, वो 45,000 का फर्नीचर ले गया, 50,000 रुपये उसने मुझे दे दिया डिस्काउंट। अब यहाँ पर अगर इसकी भी अगर जर्नल बोलेगा कोई या फिर रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री आ जाती है तो आप इसकी एंट्री भी क्या करेंगे? नो एंट्री। सेम रूल अप्लाई होता है। भैया मैंने 50,000 रुपये देने थे, मैंने कहा यार एक काम कर, उसने क्रेडिटर ने मुझे कहा कि मुझे फर्नीचर दे दो। मैंने कहा ये तो 45,000 का, 45,000 का है। उसने कहा कोई बात नहीं, 5,000 रुपये डिस्काउंट मेरी तरफ से रख लो। तो अब 50,000 रुपये ना तो मेरी जेब से गए, ना ही 45,000 फर्नीचर के मेरी जेब में आए, क्योंकि क्रेडिटर जो मेरी लायबिलिटी थी वो क्या ले गई? मेरी एसेट। तो एंट्री क्या हो गई? नो एंट्री, क्योंकि आपस में क्या हो गए? सेट ऑफ। बात समझ आती है? अब कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं, सर अगर यही एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में आई होती तो हम क्या करते? कुछ नहीं करना बच्चों। फिर वही चीज़ मैंने कहा है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर 5,000 रुपये रियलाइजेशन में कहाँ पर आएंगे? मैं फिर वही कह रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन में अपने आप प्लस माइनस करके आ जाता है। अगर आप मान लो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते, आपने यहाँ पे क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र किया होता है ना, कितने का? 50,000 का। और यहाँ पे आपने एसेट साइड में टू क्या ट्रांसफ़र किया होता? टू फर्नीचर। यही करते हो आप। फर्नीचर कितने का ट्रांसफ़र किया होता? 45 का। अब नो एंट्री होनी है, मतलब ना तो पैसा आया है ना गया है, तो इसके अलावा हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन 5,000 का हमें क्या हुआ? फ़ायदा हुआ है ना। तो ये कौन सी वाली साइड है? ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। क्रेडिट साइड कितनी है? 50। डेबिट कितनी है? 45। यानी कि 5,000 का हमें क्या हो रहा है? टू गेन 5,000 का। तो प्रॉफिट और लॉस कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में अलग से नहीं देखना है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का प्रॉफिट और लॉस कभी भी नहीं देखेंगे। जो एसेट यहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है, जो लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो आपस में जब आप प्लस माइनस करोगे लास्ट में, प्रॉफिट और लॉस अपने आप पार्टनर्स में बढ़ जाएगा एंड में। क्लियर है? तो इस वाली एंट्री की भी क्या होगी? नो एंट्री। अब एक और पॉइंट है इसका। अब बच्चों ये वाला जो पॉइंट है इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है। कह रहा है क्रेडिटर्स वर्थ ₹50,000 टुक ओवर स्टॉक ₹40,000। कह रहा है हमारे जो क्रेडिटर्स थे 50,000 रुपये के जो क्रेडिटर्स थे वो हमारा स्टॉक ले गए 40,000 रुपये का। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये ऊपर की तरह ही तो है, 10,000 डिस्काउंट हो जाएगा। नहीं, डिस्काउंट वर्ड बच्चों कब आएगा? जब या तो डिस्काउंट लिखा हो या फिर फुल सेटलमेंट लिखा हो।
तभी आप डिस्काउंट मान सकते हो, अदरवाइज़ आप डिस्काउंट नहीं मान सकते। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे जो 50,000 रुपये के क्रेडिटर्स थे वो 40,000 रुपये का स्टॉक ले गए, 50,000 रुपये के क्रेडिटर्स 40,000 का स्टॉक ले गए, और बचे हुए 10,000 रुपयों के बारे में अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है तो वो हमें अपनी जेब से पे करने होते हैं। याद रखना, अगर आप 50,000 के जो क्रेडिटर्स हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं इसको, 50,000 में से 40,000 वाले, है ना, जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, जो 40,000 वाले क्रेडिटर्स हैं वो हमारा स्टॉक ले गए 40,000 रुपये का, तो ये तो हो गया नील, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी आपकी नो एंट्री, इस एंट्री को नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी क्रेडिटर में से कितना बचा हुआ है, 10,000, तो 10,000 वालों के बारे में कुछ नहीं बोला, कोई फुल सेटलमेंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं लिखा। इट मीन्स ये 10,000 वाले जो हैं इनको हमें पे करना पड़ेगा, पेड बाय कैश और बैंक। ये याद रखें, अगर हमारी एसेट्स लायबिलिटी सेट ऑफ होती है एसेट्स के साथ, है ना, तो उसकी तो नो एंट्री। लेकिन अगर आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला तो रिमेनिंग जो लायबिलिटी है जो बच गई, 10,000 के क्रेडिटर्स तो अभी बच गए ना, 50,000 के क्रेडिटर्स थे, 40,000 का स्टॉक लेकर गए, 10,000 बच गए, उनके बारे में कुछ नहीं कहा, अब उनको आप पे करोगे, यानी कि इसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो तो होगी नो एंट्री। कितने रुपए वाली, ₹40,000 रुपीज़ वाली। जो लेकिन इसकी सेकंड एंट्री होगी, जो 10,000 रुपये बच गए वो हम पे करेंगे, और ट्रांसफ़र एंट्री हो चुकी है, मैं ट्रांसफ़र के बाद की बात कर रहा हूँ। तो जब हम अपने लायबिलिटी को पे करते हैं रियलाइजेशन में, ट्रांसफ़र करने के बाद लायबिलिटीज़ का नाम कहीं भी नहीं आता, तो यहाँ पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन, क्योंकि हाँ भाई पे करने पे हमारा नुकसान होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 10,000 और 10,000। क्लियर है, बात समझ आती है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर एंट्री में अगर मैंने क्रेडिटर लिया है तो आप भी हर एंट्री में सोचेंगे कि बुक में हर एंट्री में क्रेडिटर्स ही दे रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। लोन के बारे में भी कह सकता है कि बैंक लोन सेट ऑफ अगेंस्ट बिल्डिंग, 5 लाख का बैंक लोन था, सेट ऑफ अगेंस्ट बिल्डिंग। तो वो सारी ये जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं ये बैंक लोन पे भी अप्लाई हो सकते हैं, किसी भी लायबिलिटी पे, किसी भी एसेट पे ये पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपका वो यही रहेगा। बात समझ आती है। तो अब चलते कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अब आपके डिसोल्यूशन के जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं आप ट्राई कर सकते हैं, आपसे सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कुछ जर्नल एंट्री बुक की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू है 1,60,000, सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि भैया बिजनेस के पास डिसोल्यूशन के वक्त एक बिल्डिंग थी 1,60,000 रुपये की, बिजनेस ने उसको 3 लाख रुपए में रियलाइज़ किया यानी बेच दिया, 2% ब्रोकर ने कमीशन लिया। अब यहाँ पे बच्चे इस 2% कमीशन को पढ़ के कन्फ्यूज़ हो गए कि कमीशन की एंट्री क्या होगी। कोई एंट्री नहीं होती कमीशन की डिसोल्यूशन के टाइम पे, क्योंकि जब ब्रोकर आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग बिकवा रहा होगा तो 3 लाख रुपए जब आपको मिल रहे होंगे तो आप उसी में से इसको पहले 2% कमीशन दे चुके होंगे। आप अपने पास एक नेट अमाउंट देखेंगे कि भैया बिल्डिंग बेच के सारा खर्चा माइनस करने के बाद हमें कितने पैसे मिले हैं। तो 3 लाख का अगर आप 2% निकालो तो 6,000 रुपये कमीशन बनती है। तो 3 लाख रुपयों में से अगर आप 6,000 माइनस कर दो तो बेसिकली आपको बिल्डिंग बेच के 2,94,000 रुपीज़ ही मिले हैं। बात समझ आती है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी प्रॉपर आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे जो जर्नल हम करने वाले हैं वो हम सिर्फ कितनी करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक भी लिख सकते हैं आप, कुछ मेंशन नहीं है वहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि फर्म की जो है क्या हो रही है, यहाँ पे इनकम हो रही है। क्लियर है। तो 2,94,000 बीइंग एन एसेट सोल्ड एट ब्रोकरेज 2%। ठीक है, इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा। अब इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ नहीं किया, बस एक एसेट को बेचा। कमीशन का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि कमीशन माइनस करने के बाद जो आपको पैसा मिले वही आपको एसेट बेच के टोटल माना जाएगा। क्लियर है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको प्लीज़ आप स्केल से कीजिएगा। कह रहे पास जर्नल एंट्रीज, बहुत बेसिक है, ठीक है, बेसिक जर्नल एंट्रीज है। कह रहे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500 रुपीज़। कह रहा फर्म का खर्चा यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500 रुपये है। फर्म का खर्चा है, फर्म ही पे करेगी। तो मैंने अभी आपको जर्नल सिखाई है, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बियर बाय फर्म। तो एक्सपेंसेस अगर फर्म का है तो रियलाइजेशन का नाम तो आएगा। अगर एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन हमेशा फर्म का डेबिट होगा। टू पे कर रहे हैं तो टू कैश, फिर बैंक अकाउंट, कोई एक ही अकाउंट लिखना अगर मेंशन नहीं है तो। 1500 बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। सेकंड उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। फर्म का खर्चा था, यानी फर्म का खर्चा था तो रियलाइजेशन तो आएगा, लेकिन पे किसने किया, पार्टनर ने यानी मोहन ने। तो फर्म किसको पे बैक करेगी, पार्टनर को। तो भैया फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को वो पैसे वापस दिए जाएंगे, कितने, 600 बीइंग फर्म्स एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। देखिए थर्ड एंट्री में वो क्या कह रहा है, कह रहा है मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of ₹2000। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये आगे पीछे लेजर में भी है। इसमें बेसिकली बोल क्या रहा है, भाई देखो जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है ना तो बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारा काम होता है फर्म को जब हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम किसी एक पार्टनर को कहते हैं भैया एक काम करो, फर्म डिसॉल्व हो रही है, सारी देख रेख होनी है वहाँ पे, आप वहाँ चले जाओ और देख रेख कर लो, ठीक है, देख लो फर्म में काम सही चल रहा है। तो पार्टनर कह मैं क्यों जाऊँ भाई, मेरा टाइम वेस्ट होगा, हो चलने तो चल रहा है। वो कह रहे नहीं भाई आप जाओ, हम आपको उसके बदले में क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे। कह रहा अच्छा ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। तो अब मोहन को डिसोल्यूशन, फार्म का जो डिसोल्यूशन हो रहा है, फार्म जब बंद हो रही है तो वहाँ पे देख रेख करने के लिए उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 2000 रुपये ये फार्म दे रही है। तो फार्म का तो खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, फार्म का खर्चा हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, दोबारा से सेम, मोहन को पैसे मिलेंगे तो उसकी कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2000 बीइंग कमीशन पेड टू पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद डी एंट्री में कह रहा है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय अ क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन सेटलमेंट। मोटर कार क्या होती है, हमारी एसेट, 50,000 रुपये की हमारी एसेट थी, हमारा एक क्रेडिटर ले गया, 40,000 रुपये का क्रेडिटर था, वो हमारी 50,000 की एसेट ले गया इन सेटलमेंट, यानी कि फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट आ गया, उसने, हमने अब उसको डिस्काउंट दिया। हमने कहा भैया, क्रेडिटर ने कहा जी मेरे तो 40,000 देने हैं, ये मोटर कार दे दो मेरे को। हमने कहा मोटर कार तो 50,000 की है। उसने कहा कोई बात नहीं, डिस्काउंट दे दो भाई। हमने कहा ठीक है चल ले जा यार। तो 40,000 की लायबिलिटी को हमने 50,000 की एसेट देके पूरा किया। तो यानी कि इस एंट्री की डिसोल्यूशन में क्या होती है, नो एंट्री। तो यहाँ पे आप बीइंग लिखेंगे, बीइंग क्रेडिटर्स या फिर लायबिलिटी सेट ऑफ अगेंस्ट क्या है, मोटर कार या फिर एसेट। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। अब और नेक्स्ट लेक्चर में और इसके 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको बता के वही क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ये डिसोल्यूशन, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज।